साथियों, प्रकृति मानव केंद्रित जन आंदोलन का तात्कालिक कार्यक्रम क्या है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। प्रकृति मानव केंद्रित जन आंदोलन एक तरफ पर्यावरण और दूसरी तरफ मानव को प्रथम प्राथमिकता में देता है। दूसरा, यह विकास के सारे कार्यक्रमों में प्रथम प्राथमिकता शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, भोजन, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा और अब रहने लायक तापक्रम, इसको मेंटेन करना विकास का प्रथम प्राथमिकता हो। दूसरी बात, यह सामाजिक सुरक्षा की करता है। सामाजिक सुरक्षा में सरकार का कंसेप्ट या धारणा तो लोगों को पैसे देने की है। NSCPM ये कहता है कि यदि आप हवा, पानी और भोजन और सामाजिक भाईचारा अगर मेंटेन नहीं रखते हैं तो समाज को कोई सुरक्षा नहीं है। तीसरी बात, भोजन 100% प्राकृतिक हो और किसानों की सहभागिता पर आधारित, सहकारिता पर आधारित ये प्राकृतिक खेती हो, न कि कंपनियों। सरकार अभी क्लस्टर फार्मिंग के जरिए पहले फ्रूट को और अब सब्जी को भी और बाद में अनाज को भी कंपनियों में देने जा रही है। ये किसानों से लेकर पूरा कृषि का कॉर्पोरेटाइजेशन है, जबकि कृषि एक जीवन का आधार है। इसको आप खरीदने बेचने की वस्तु की तरह, एक व्यवसाय की तरह डील नहीं कर सकते। कृषि ही एक ऐसा कार्य है मानव का जो पर्यावरण के साथ सीधा जुड़ा हुआ है। आज के समय में पर्यावरण की जो समस्या है, प्रदूषण जो हो रहा है, इसको प्राकृतिक खेती से काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि प्राकृतिक खेती सिर्फ खेती ही नहीं, मिट्टी को ठीक करना, पानी को रिचार्ज करना, हवा को बेटरमेंट करना और उससे जुड़े हुए बाकी सारे व्यवसाय, पशुपालन का व्यवसाय, मछली पालन का व्यवसाय, ये सारे दूध का, सभी इससे जुड़े हुए हैं। जैव विविधता का प्रश्न, ये इन सब को मेंटेन करना प्राकृतिक खेती की प्रथम प्राथमिकता में बनता है। इसलिए खेती को संकीर्ण दायरे से देखना इस कार्यक्रम का बिल्कुल इस कार्यक्रम में नहीं है। इसको व्यापक दृष्टिकोण से देखने की ज़रूरत है। इससे मानव को रोजगार भी मिलेगा। जब इतना कार्य करेंगे तो मानव, कृषि ही एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें रोजगार दिया जा सकता है। इसके साथ यदि सरकार की नीति पर्यावरण प्रदूषण के कारण और ये जो एक तरफा विकास हुआ है उसके कारण पहाड़ों का बिगाड़ हुआ, ग्लेशियर नष्ट हुए हैं, जंगलों का विनाश हुआ है, नदी झीलें सारे बर्बाद हो गई है, इनको यदि अपन वापस रिक्रिएशन करें, इनका वापस संरक्षण करें तो रोजगार भयंकर संभावना है। मेरा तो पर्सनल आइडिया ये बनता है कि हमें काम करने वालों की संख्या कम पड़ सकती है, इतना हमने बिगाड़ा कर दिया। इसका मतलब नीतिगत अगर परिवर्तन करे मानव जाति और लोगों का आइडिया प्रकृति और मानव को प्रथम प्राथमिकता में लेने की नीति बनती है तो रोजगार की समस्या भी हल हो सकती है, जो बेरोजगार की समस्या, और सबको रोजगार मिल सकता है। इसके अलावा कोई यह कहे क्या आप उद्योगों को महत्व नहीं देते? हम उद्योगों को महत्व देना चाहते हैं। इंडस्ट्री के पास मैनेजमेंट का ज्ञान है, तकनीकी ज्ञान है और उत्पादन करने का सारी जो प्रक्रिया है वो उद्योगों के पास है, कंपनियों के पास है। तो हम चाहते हैं कि कंपनियों का जो प्रबंध है उसको डेमोक्रेटिक करो, जिसमें शेयर होल्डर है उनको 2/3 प्रबंध मंडल में ले और 1/3 जो कंपनी में काम करने वाले वर्कर है, चाहे वह वाइट कॉलर हो चाहे ब्लू कॉलर हो, यानी मानसिक श्रम और शारीरिक श्रम करने वाले वर्कर 1/3 प्रबंध मंडल में हो और फिर कंपनी काम करे। लेकिन ऐसी कोई फैक्ट्री, उद्योग या कंपनी जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है, चाहे कितना ही प्रोडक्टिव हो, वो बंद होनी चाहिए। इसके साथ
हम डेमोक्रेसी का जो अभी तक का जो रूप चला आ रहा है, ये भी पीपल्स लेड डेमोक्रेसी की तरफ हम आगे बढ़ना चाहते हैं। पीपल्स लेड, एनवायरो पीपल लेड डेमोक्रेसी का मतलब है कि जो मामला जिससे संबंधित हो, लोगों से संबंधित हो, उन लोगों को निर्णय लेने और लागू करने का राइट, अधिकार संबंधित लोगों को हो। यदि गांव की समस्या है या गांव से संबंधित कोई मामला है, उसका हल निर्धारण गांव के लोग करें। उसी तरीके से किसी नस्ल से जुड़ा हुआ कोई मसला है, यानी पंजाबी या बंगाली लोगों से संबंधित कोई मैटर है, तो बाहर के लोग सलाह दे सकते हैं, लेकिन निर्णय लेने का और उसे लागू करने का और उस पर कानून बनने का जो पूरा अधिकार है उन्हीं लोगों का हो। यानी बंगाली से संबंधित कानून बनाना तो बंगाली फाइनल अथॉरिटी होना चाहिए। उसी तरीके से तमिल से रिलेटेड कोई कानून बनाना हो तो तमिल लोग हैं वो फाइनल अथॉरिटी होना चाहिए, बाहर के लोग सलाह दे सकते हैं। उसी तरीके से डेमोक्रेसी को आगे डेवलप करके और बाज़ार में जो अनियमित व्यापार होता है, अनियमित या ये कहना चाहिए कि जिसमें फेयरनेस नहीं है, अनुचित जो व्यापार है, इसके लिए हम ये चाहते हैं कि व्यापार का और जो बाज़ार की जो व्यवस्था है इसको हम काम में ज़रूर लेना चाहते हैं, लेकिन इसका जो दर्शन है कि ये बाज़ार में एफिशिएंट लोग, दक्ष लोग आगे आते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी तक का इतिहास ये बताता है कि जिसने पर्यावरण को नुकसान किया है और मानवता को धोखा देके पैसे के रूप में पूंजी जो इकट्ठी की है, वो बाज़ार में ज़्यादा दक्ष और इंटेलिजेंट साबित हुआ है। इसको रोकने के लिए, इसके पॉजिटिव उपयोग को काम में लेते हुए और इसका जो नेगेटिव साइड है इसको रोकने के लिए हम कहते हैं कि व्यक्तिगत आय का जो डिफरेंस है वो 1:5 होना चाहिए। यानी एक व्यक्ति मिनिमम 1 रुपया है किसी के पास तो अधिकतम 5 गुने से ज़्यादा हाईएस्ट जो मानव है व्यक्तिगत आय। इसका मतलब ये नहीं कहते कि हम संस्थागत आय किसी की 1000 करोड़ है, वो हो सकता है 10,000 करोड़ हो जाए, 1 लाख करोड़ हो जाए। तो संस्थागत और इंडिविजुअल व्यक्तिगत आय उनमें फ़र्क करना चाहिए। तो व्यक्तिगत आय 1:5 तक सीमित रखने की ज़रूरत है। इसी तरीके से आज के ज़माने में जो न्यायिक जो प्रक्रियाएं हैं इसमें भी किसी न किसी तरीके का चुनाव का प्रावधान करने की ज़रूरत है। 10 वर्ष के लिए हम जजों का भी चुनाव किया जा सकता है। कई देशों में ये व्यवस्था, छोटे जो जज है म्युनिसिपल लेवल के, वहाँ चुनाव की प्रक्रिया भी है। तो इस तरीके से हम इस कार्यक्रम के जरिए बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, मानव समाज को एक नया दिशा दे सकते हैं। और आज जब पूरी दुनिया में जब लोकतंत्र की व्यवस्था को मान्यता दी जाती है, तो हमारी सबसे बड़ी विश्व स्तर की संस्था यूएनओ में की सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो का अधिकार है वो समाप्त हुआ जाना चाहिए। और जनरल असेंबली बिल्कुल डेमोक्रेटिक है, जहाँ एक देश का एक वोट है, उसको हमें पावर दिया जाना चाहिए निर्णय लेने का और लागू होने का। इस वक्त जो सिक्योरिटी काउंसिल को अधिकार है वह जनरल असेंबली में जाए। इसी तरीके से हर देश की विदेश नीति में परिवर्तन होना चाहिए। वह टकराट और युद्ध के बजाय जो भी विवाद है पड़ोसी देशों से, चाहे देश के भीतर किसी तरीके का विवाद है, उसको बातचीत से और समझौते से हल करने की एक नई विदेश नीति को अपनाने की ज़रूरत है, जहाँ युद्ध आज के समय में प्रासंगिक मामले नहीं रहे हैं। खासकर परमाणु युद्ध तो और परमाणु रासायनिक और जैविक हथियार है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ की देख रेख में इन्हें समाप्त किया जाना चाहिए। और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो विश्व स्तर की संस्थाएं हैं, वो दुनिया के विकासशील देशों पर लोन देकर कर्ज की इतनी मार होती है कि बजट, सैनिक बजट से ज़्यादा खर्च लोन की किस्त चुकाने का बन रहा है। आज जो डिजिटल करेंसी है, ये डिजिटल करेंसी को बढ़ावा देने की दबाव संयुक्त राष्ट्र संघ की जो एजेंसी है आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक,
इनके जरिए विकासशील देशों पर थोपी जाती है। इसी तरीके से और जो नीतियाँ हैं, लोन देने के साथ ही वह इन देशों पर थोपती है, जिससे उन देशों की नीतियाँ विकासशील देशों पर हावी होती है। जैसे जीएसटी का कानून अंतर्राष्ट्रीय तौर पर लागू किसने करवाया? यही अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो कहती है कि ये कानून पास करो और विकासशील देश उसको पालन करते हैं। उसी तरीके से स्टॉक एक्सचेंज है। इसको स्टॉक एक्सचेंज में बिना इन्वेस्टमेंट के, बिना रोजगार दिए रातों रात आदमी अरबपति बन जाता है और आम शेयर धारक है उनकी पूंजी डूब जाती है। तो स्टॉक एक्सचेंज का अनुभव क्लियर कट ये कहता है कि ये जन विरोधी है। कमज़ोर लोग जिनकी पूंजी कम है उन पर दबाव पड़ता है और वह धड़ाम से नीचे गिरता है। ये एक तरीके का जुआ है जो स्टॉक एक्सचेंज है पूरी दुनिया में अनुचित व्यवहार का, इसको तुरंत बंद करने की NSCPM का कंसेप्ट है। तो इस तरीके से हम मानव जाति को एक बेटर दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। कोई लोग ये कह सकते हैं कि ये आदर्शवादी बातें हैं, लेकिन आप देखो पूरा यूरोप जिसने 2 विश्व युद्ध लड़े, करोड़ों लोग, प्रथम विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध में 5 करोड़ लोग मरे थे और 80 देशों के लोग इसमें भाग लिया और पूरा यूरोप उसका आधार बना था। ज़मीन यूरोप की थी, लेकिन आज यूरोपियन यूनियन बनी हुई है और जो उसके देश हैं उनका एक कॉमन करेंसी है और कोई सीमा नहीं है। जैसे हम एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में जाते, उसी तरीके से फ्रांस से जर्मनी, जर्मनी से हंगरी, हंगरी से ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया से इटली, रोम वगैरह, इन सब में वो घूम सकते हैं। तो इस तरीके से उनका अनुभव है कि युद्ध किसी चीज़ का समाधान नहीं है। जर्मनी के 2 टुकड़े भी हुए थे दूसरे विश्व युद्ध में, लेकिन वो वापस पूरी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी वापस मिल गए। उसी तरीके से जो चीज़ें हमें ऐसे आदर्शवादी लगती है वो कभी व्यवहारिक बन जाती है। इसलिए हमें अगर ठीक दिशा है आज के टाइम में, जो पर्यावरण की समस्या है इसको हल करना है और मानव जाति की और जो समस्या हैं, गरीबी की, भुखमरी की, यहाँ तक कि पीने के पानी का भी हम प्रबंध नहीं कर पा रहे हैं। हमारी गलत नीतियों के कारण, कॉरपोरेट जो व्यवस्था है उसके कारण हम ये कर नहीं पा रहे हैं। इसको आप प्रकृति और मानव के हिसाब से रीस्ट्रक्चरिंग करते हैं, अपडेटिंग करते हैं, तो इन समस्याओं का समाधान हो सकता है। धन्यवाद।